morning students. Today we are going to continue chapter 4 reproductive health. So in last video we had studied the introduction of reproductive health. Now we are going to start population explosion and birth control methods. The increase in size and growth of human population is called population explosion. पीछे कुछ टाइम से पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी है, हम जानते हैं रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, पर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने से क्या हो रहा है कि स्कैसिटी ऑफ बेसिक नीड्स, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो बेसिक नीड्स जिसको नहीं फुलफिल हो रही है, जिसको रोटी कपड़ा मकान तक भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो ये हम सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉपुलेशन के कंट्रोल के बारे में सोचें। सिर्फ गवर्नमेंट, हमने पहले भी बात की थी, सिर्फ गवर्नमेंट की ही ये काम नहीं है, हर किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पॉपुलेशन 350 मिलियन थी सिर्फ, वो अभी बिलियंस में हो गई है। इस रेट में इंक्रीज होने से आप जानते हो कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो बात करते हैं कि क्या कॉज है पॉपुलेशन के बढ़ने के, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या रीजंस हैं। सबसे पहला तो है डिक्लाइन इन डेथ रेट। हमने पहले भी बात की थी कि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने की वजह से डेथ रेट कम हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। सबसे पहली चीज कि ये जो हमारी मदर नेचर है, जब हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट करने लगते हैं तो वो उसका अपना तरीका होता है रिवेंज लेने का, वो अपने आप ही पॉपुलेशन को रेगुलेट कर देती है। अभी इस टाइम जो भी चल रहा है, ये कोरोना के टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, तो ये सब कुछ है, हमने इतना ओवर एक्सप्लॉइट किया अपनी नेचर को इतनी ज्यादा, ये उसी का है रिजल्ट जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज से डेथ रेट में कमी आई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी डिलीवरी के टाइम पे मदर की डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ बेबी जो पैदा हुआ है वो पहले से ही डेड था या बर्थ के बाद डेथ हो गई, ये निकालते हैं हम पर 1000 में, और ये पर ईयर के बेसिस पे निकालते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें भी बहुत डिक्लाइन हुआ है जब से मेडिकल फैसिलिटीज हमारी कंट्री में इंप्रूव हुए हैं। इसके अलावा लॉन्गर लाइफ स्पैन हो गया है लोगों का। कुछ रिलीजियस बिलीव्स हैं जो लोगों को बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करने से रोकते हैं। कुछ रिलीजियस बिलीव्स हैं कि भगवान की देन है, बच्चे तो जितने भी हो रहे हैं होने दो। अर्ली मैरिज, आप जानकर हैरान हो जाओगे, आज भी इंडिया में कई जगह पर ये चीजें प्रिवेलिंग हैं। बहुत छोटी एज में बच्चों की शादियां हो रही हैं। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैच्योरिटी स्टार्ट हुई है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पूरा मैच्योरेशन हो गया है या बच्चे इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करने के लायक हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है छोटी एज में शादी और बच्चों के लिए। तो पढ़े लिखे होने का मतलब है कि हम इन चीजों के प्रॉस एंड कॉन्स को समझ सकें और अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहली चीज, कंट्रासेप्शन होता क्या है। जो हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करते हैं, ये कंट्रासेप्शन का मेन काम है बर्थ को कंट्रोल करना। और कंट्रासेप्शन में क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स इज देयर, बट हम कुछ ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जिससे हम ओवम और स्पर्म की मीटिंग ना होने दें, अवॉइड करें। दैट इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। अब ये जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स है वो ऐसे होने चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली हो, इजिली यूज हो जाए, इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, मींस उसका अच्छा खासा इफेक्ट हो, एस फेल्योर के चांसेस कम हो, रिवर्सिबल हो, यानी कि जब तक यूज कर रहा है यूजर तब तक बर्थ कंट्रोल हो रही है, और जब भी वो प्रेगनेंसी चाहता है कपल तो वो यूज करना बंद कर दे। ये रिवर्सिबल होना चाहिए और नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स होने चाहिए उसके। तो देखते हैं ऐसे क्या क्या है हमारे पास कंट्रासेप्टिव मेथड्स।
ये कुछ मेथड्स हैं। पहला है नेचुरल मेथड्स, यानी हम कुछ यहाँ पर नेचुरल तरीका अपना रहे हैं। यहाँ कुछ भी एक्सटर्नल डिवाइस नहीं होगी, नेचुरल मेथड है। बैरियर मेथड, देयर विल बी सम काइंड ऑफ बैरियर जो स्पर्म और ओवम मीटिंग को अवॉइड करेगी। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यूट्रस में लगाया जाएगा। ओरल कंट्रासेप्टिव्स, कुछ ओरल पिल्स होती हैं। इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स, जो ओरल पिल्स में कॉम्बिनेशन है हार्मोन्स का, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा और ये स्किन में इम्प्लांट किए जाते हैं। और इसके अलावा सर्जरी या ऑपरेशन भी एक मेथड है। हम पढ़ेंगे ये सारे मेथड्स वन बाय वन। तो सबसे पहला मेथड है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। क्या होता है, यहाँ पर 3 मेथड्स हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल और क्वाइटिस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बात करते हैं सबसे पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नाम से ही क्लियर है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मींस पीरियड से रिलेटेड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो अच्छे से। आपको याद होगा कि ओव्यूलेशन का टाइम क्या था। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14th डे था, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल एकदम तेज हो जाता है, हाई हो जाता है, तब उसे ल्यूटिनाइजिंग सर्ज कहते थे और ओव्यूलेशन होता था। मींस 14th डे ऑफ द साइकिल। ये मंथ का 14 डे नहीं है, दिस इज द 14th डे ऑफ द साइकिल। मींस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट डे विल बी काउंटेड एज द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट डे से शुरू करते हुए 14th डे विल बी द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का टाइम है, मींस ओवम रिलीज हुआ, मींस वो फर्टाइल पीरियड है। तो जो भी साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर इंडिविजुअल की अलग अलग है और हर किसी को अपनी साइकिल अगर रेगुलर पैटर्न पे है और पता है तो आपकी साइकिल में 14 डे माइनस करोगे तो आपका ओव्यूलेशन का टाइम आएगा। मींस 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे, 30 डेज की है, 35 डेज की है, 40 डेज की है, जो भी जिसकी है, तो वो पर्टिकुलर डे होगा ओव्यूलेशन का। तो मींस 28 डेज की अगर साइकिल है तो 14 माइनस करेंगे तो ये 14th डे विल बी द ओव्यूलेशन का डे हो जाएगा, ये 14th डे। अब ये 14th डे, ये फिजिक्स नहीं है, फिजियोलॉजी है, तो एकदम फिक्स 14th डे नहीं होगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो हम इसमें +-2 करके चलते हैं। अब एक बार जो ओवम रिलीज हो जाता है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में 3 डेज तक सरवाइव करता है। तो इसमें फिर से +-3 करेंगे हम, तो हम 5 दिन आगे पीछे करेंगे इस 14th डे यानी ओव्यूलेशन से। तो रफली 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में अवॉइड करना है क्वाइटस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड के हिसाब से कपल अवॉइड और एब्स्टेन फ्रॉम क्वाइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन है सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड। दिस पीरियड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द फर्टाइल पीरियड। तो 14th डे के आगे पीछे ये वाला टाइम इंक्लूड करते हुए ये है फर्टाइल पीरियड। उसके बाद के 14 डेज और उसके पहले के डेज कंपैरेटिवली सेफ हैं, जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस काफी कम होते हैं, नेग्लिजिबल नहीं है, कम है। तो अब एक ये सेकेंड मेथड की बात करते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस, यहां पर नाम से क्लियर है, इंटरप्ट हो रही है प्रोसेस ऑफ क्वाइटस। इस मेथड में विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, जिससे कि क्या होगा, अवॉइडिंग द इंसेमिनेशन। तो सीमेन रिलीज नहीं हो पाएंगे, इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस कम किए जा सकते हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया इज द थर्ड मेथड। लैक्टेशन नाम से समझ में आ रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क से रिलेटेड है ये चीज। तो पार्चुरेशन या डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तक जब मदर इंटेंस लैक्टेशन पीरियड में है, यानी कि मदर फुल्ली ब्रेस्ट फेड करा रही है बेबी को, तो उस टाइम तक अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स होता है, वेरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
तो ये जो टाइम है, ये इस टाइम पे जब मदर इंटेंस लैक्टेशन में है, तब मदर के बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होती है थोड़े टाइम तक। इस टाइम पे चांसेस ऑफ कंसेप्शन निल होते हैं ऑलमोस्ट। जो भी 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसमें हमने कोई भी चीज और बाहर से अलग से यूज नहीं की है। इस मेथड को नेचुरल मेथड कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली है, और साथ में क्योंकि यहाँ पर ये नेचुरल मेथड है तो यहाँ पर साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, पर इनके फेल्योर के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो वो नेचुरल मेथड्स हैं, पर चांसेस ऑफ फेल्योर भी हाई है यहाँ पर। सेकेंड मेथड इज बैरियर मेथड। Barrier method means there is some kind of barrier between sperm and ovum meeting. तो बैरियर में 2 तरीके के बैरियर्स होते हैं, फर्स्ट है कॉन्डोम्स एंड सेकंड है सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम और वॉल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हम जो भी बैरियर मेथड्स हैं, ऑल द मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये कॉन्डोम्स हैं, ये बने होते हैं थिन रबर और लेटेक्स शीट के, ये सेल्फ इंसर्टेड हैं, डिस्पोजेबल हैं, गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर द बेस्ट एडवांटेज है कि ये ही वो मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स को भी प्रिवेंट करता है। जितने भी मेथड्स हम पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाए। दिस इज द ओनली मेथड विच प्रिवेंट्स couple या individual from sexually transmitted diseases like HIV, AIDS। इसलिए भी ये important है और commonly used है। मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल। दिस इज worn in penis by male and covers the vagina or cervix in female। दूसरे हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट। आप देख सकते हो ये सर्वाइकल कैप्स हैं जो सर्विक्स रीजन को कवर कर देती हैं, जिससे कि स्पर्म अंदर एंटर नहीं होंगे इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये भी रीयूजेबल है, ये रीयूजेबल है। और एक और चीज, अगर इसके साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेली या फोम यूज करें तो स्पर्मिसाइडल नाम से क्लियर है, स्पर्म्स को किल कर देंगे। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम अगर यूज कर रहे हैं सर्वाइकल कैप्स के साथ में, तो वो एडिशनली स्पर्म्स को किल कर देंगे। थर्ड मेथड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नाम से क्लियर है कि यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंट्रा मींस अंदर। तो ये देख सकते हो कॉपर टी है जो यूट्रस के अंदर इस तरह से इम्प्लांट की जाती है। जैसे कि बैरियर मेथड सेल्फ यूज कर सकते हैं यूजर्स, पर ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आर इंट्रोड्यूस या इंसर्टेड बाय डॉक्टर और नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। अब ये 3 तरीके के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, पहली चीज तो जितने भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं या आईयूडीज कहते हैं शॉर्ट में इसको, ये सभी स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस करते हैं। मींस स्पर्म जब पहुंचेगा, स्पर्म की किलिंग या स्पर्म्स को खा जाएंगी, स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस करेंगे सभी तरह के आईयूडीज। आईयूडीज कुछ पर्टिकुलर टाइम गैप के लिए लगवाए जाते हैं, 3 इयर्स 5 इयर्स। तो ये स्पेस चिल्ड्रन के लिए, मींस 2 बच्चों के बीच में गैप रखना है, 3 ईयर 5 ईयर जो भी, उसके लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी डिवाइस ऐसी है जो स्पेस चिल्ड्रन के लिए यूज की जाती है, वो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, लाइक 3 ईयर 5 ईयर 2 ईयर व्हाटएवर। तो 2 बच्चों के बीच में गैप या स्पेस के लिए यूज होता है ये वाला मेथड। अब 3 तरह के आईयूडीज होते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जैसे कि लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज LNG-20 एंड प्रोजेस्टासोन। ये 3 है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। तीनों ही स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस करते हैं। एक चीज अलग से क्या क्या करते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो कॉपर आयन रिलीज होता है इस कॉपर टी में से,
कॉपर आयन जो रिलीज्ड है वो सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फैगोसाइटोसिस तो करेगा ही, साथ में स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी खत्म करेगा। अब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं? इस काम के स्पर्म की फैगोसाइटोसिस के अलावा एडिशनली क्या करते हैं? मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म्स। याद रखना है, कॉपर आयन स्पर्म्स की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी सप्रेस करता है, जबकि हार्मोन क्या करेगा? मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, और मेक्स सर्विक्स अनसूटेबल होस्टाइल टू स्पर्म्स। ये हो गए आईयूडीज या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इनके भी काफी साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी में। नेक्स्ट मेथड इज ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल पिल्स होती हैं जहां पर हम हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेंस या फिर प्रोजेस्ट्रोजेन और ईस्ट्रोजेन का कॉम्बिनेशन पिल्स के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए इसको ओरल पिल्स कहते हैं। ये पिल्स देने का भी अपना एक पैटर्न है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में किसी एक दिन से शुरू करते हुए लगातार ये 21 डेज तक ली जाती है। तो 21 डेज के बाद फिर 7 डेज का गैप होगा मेंस्ट्रुएशन के टाइम का, और फिर से उसी पैटर्न पे इसको रिपीट करा जाएगा टिल जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो ये है ओरल पिल्स लेने का एक रेगुलर पैटर्न, और इसी पैटर्न पे बार बार रिपीट किया जाएगा। ओरल पिल्स से भी अपने काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और ओरल पिल्स का काम क्या होता है? ये इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। साथ में ये भी ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये जो ओरल पिल्स है वो हार्मोनल चेंजेस कर रहे हैं, इससे भी ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन इनहिबिट होगा, साथ में स्पर्म्स की एंट्री को भी ये रिटार्ड करेंगे। ये पिल्स काफी इफेक्टिव हैं, थोड़े कम साइड इफेक्ट्स हैं, और ये फीमेल्स काफी एक्सेप्ट करती हैं इसको, काफी पॉपुलरली एक्सेप्टेड है ये फीमेल्स में। आपको शायद नहीं पता होगा कि मेल्स के लिए भी शुरू हुई थी पिल्स, पर वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी कम कर रही थी, जिससे कि हार्मोनल लेवल कम हो रहा था, तो काफी और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ मेल कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट एक सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव की बात हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, कि लखनऊ के CDRI में डेवलप हुआ था सहेली। ये नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन का है, और ये वंस इन अ वीक, अभी हमने देखा ये वाली बाकी की पिल्स 21 डेज तक लगातार लेनी पड़ रही हैं, पर ये वंस इन अ वीक पिल है, और ये काफी बहुत कम साइड इफेक्ट्स है और हाई है इसकी कंट्रासेप्टिव वैल्यू। पूछे जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ सहेली, तो एक तो ये नॉन स्टीरॉयडल है, और वंस इन अ वीक ली जाती है, इसके कंट्रासेप्टिव वैल्यू ज्यादा है, और साइड इफेक्ट्स काफी कम है। इसके बाद है इम्प्लांट्स की बात करते हैं, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। जो हार्मोनल कॉम्बिनेशन हम ओरल पिल्स में लेते हैं वही इम्प्लांट्स में होता है, बस वो पिल्स के फॉर्म में ली जाती है, ये स्किन में इम्प्लांट के फॉर्म पे किया जाता है। सेम वही कॉम्बिनेशन है, प्रोजेस्टेरॉन अकेला या प्रोजेस्ट्रोजेन ईस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन। इसका ये भी काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इफेक्टिव रहता है। तो इस तरह से अभी तक हमने क्या देखे? बैरियर मेथड सर्वाइकल रीजन को कवर कर रहा है ताकि स्पर्म एंट्री नहीं होने देगा। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूट्रस में इंसर्टेड है, हमने देखा ये क्या क्या काम करता है। ओरल कंट्रासेप्टिव ओवरी के हॉर्मोन्स पे एक्ट करता है, और ये भी एक कंट्रासेप्टिव है। अब एक है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। एट द टाइम ऑफ रेप और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपने देखा कि ओवम जो रिलीज होता है वो 72 आवर्स तक यानी 3 डेज तक सर्वाइव करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या ओविडक्ट में। तो विद इन 3 डेज मीन्स विद इन 72 आवर्स ऑफ रेप और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कुछ ऐसी पिल्स हैं जिनको लेने से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि आईपिल या फिर अनवांटेड 72। ये है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, इनके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड।
नाम से क्लियर है, सर्जरी है, बहुत सिंपल सी सर्जरी होती है, विदिन 15 मिनट्स में हो जाती है कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या होता है, मेल में आप पढ़ चुके हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये ट्यूब होती है, आपको पता है ना ये क्या ट्यूब है, वास डिफरेंस। ये जो ट्यूब है वास डिफरेंस, यहाँ पर इस ट्यूब को कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वैसेक्टोमी। तो मेल में जो सर्जिकल मेथड है उसे कहते हैं वैसेक्टोमी, और फीमेल में इस मेथड को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में ये क्या चीज है, ये है फैलोपियन ट्यूब। तो ट्यूब को कट करके टाई करते हैं, दिस इज ट्यूबेक्टोमी। सर्जिकल मेथड को स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। ये टोटली इरिवर्सिबल है, मींस यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस बहुत कम हैं। एक बार ये कट के बंध गई, फिर वापस इसको सर्जरी से जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इरिवर्सिबल मेथड है, यानी कि इस मेथड को यूज करने के बाद वन कैन नॉट हैव चाइल्ड। अब यहाँ पर एक डिटेल्ड दिखाई गई है ये पिक्चर, इसको करते हुए सर्जरी। फैलोपियन ट्यूब के एक पोर्शन को कट करा है और इस तरीके से बांधा है। यहाँ बीच में से 1 सेंटीमीटर का एक पीस निकाल दिया गया है और दोनों तरफ से उसको बांध दिया गया है। तो ये है सर्जिकल मेथड्स। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ट्यूबेक्टोमी में मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा या नहीं। तो बिल्कुल नॉर्मली होता रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी पूरी 28 डेज की, ओवम फॉर्मेशन होगा, ओवुलेशन के बाद ओवम रिलीज भी होगा, बट उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि स्पर्म्स नहीं रीच होंगे। तो वो ओवम 3 डेज के बाद ऑटोमेटिकली उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी फैलोपियन ट्यूब में, जैसे बॉडी की बाकी डेड सेल्स की फैगोसाइटोसिस हो जाती है। तो अब ओवम की तो फैगोसाइटोसिस हो गई, ओवम वैसे भी ल्यूटियल फेज तक यानी 14 डेज तक वेट नहीं करता है, ओवम रिलीज नहीं होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में कभी भी। तो ओवम की फैगोसाइटोसिस हो गई। अब ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल की लाइनिंग है, दिस वॉल विल ब्रेक ल्यूटियल फेज कंप्लीट होने के बाद, पूरी साइकिल के बाद दिस वॉल विल ब्रेक, this wall along this uterus wall along with blood and mucus will come out through vagina, means menstrual flow will be there. Same मेल में वैसेक्टोमी के बाद भी sexual derive will be there, erection of penis will be there, release of semen will be there, but that semen will not contain sperms. क्यों? क्योंकि sperms तो फॉर्म हो रहे हैं बॉडी में, पर वो sperms रिलीज नहीं हुए हैं क्योंकि वास डिफरेंस कट एंड टाइड हो गई है। स्पर्म्स जो यहाँ फॉर्म हुए हैं वो स्पर्म्स भी बॉडी के अंदर उनकी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, वो एक्युमुलेट नहीं होते रहेंगे, उनकी भी किलिंग हो जाएगी बॉडी में। तो ये हमने देखा, ये सारे मेथड्स हैं जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। अब नेचुरल मेथड्स के अलावा इन सभी मेथड्स के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी में, जैसे कि नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेट गेन और समटाइम्स इवन ब्रेस्ट कैंसर। तो इस तरह से जो भी कंट्रासेप्टिव अडॉप्ट करना है, जो मेथड, प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द डॉक्टर शुड बी टेकन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक contraceptive methods. In next video we will study medical termination of pregnancy, sexual transmitted diseases and infertility. Till then, take care. Bye bye.